बच्चों, आज के इस मधु आप कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत है। आज मैं हिंदी की ध्वनि और वर्णमाला के बारे में यहाँ पर पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, जो पहला फोटो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दो बच्चे ऐसे ताली मार रहे हैं। ठीक है, जो ताली मार रहे हैं वो किसको संकेत कर रहा है? ध्वनि के बारे में हम लोग जान रहे हैं उससे। उसके बाद देखिए वर्णमाला का यहाँ पर एक चित्र है। तो वर्णमाला में यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है? देखिए, हिंदी की जो अल्फाबेट्स है, यानी जो वर्ण है, अ आ इ ई, जो स्वर वर्ण है और जो व्यंजन वर्ण है, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो इन दोनों चित्रों से आप लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान हो रहा होगा कि हम लोग आज यहाँ पर ध्वनि और वर्णमाला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, तो हिंदी की जो ध्वनियां है, उच्चारण की दृष्टि से हमने इसको दो भागों में विभक्त किया गया है। तो दो भागों में जो विभक्त किया है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर वर्ण के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है? यहाँ पर देखिए, अ आ इ ई उ ऊ रू ए ऐ ओ औ। उसके बाद देखिए व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्ण में आता है हमारे 5 वर्ग यहाँ पर आते हैं। अगर आप इस 5 वर्ग को याद रख लेंगे तो आसानी से आपको ये वर्ण भी याद रह जाएंगे। तो क वर्ग के अंतर्गत हमारे क्या क्या आते हैं? क ख ग घ ङ। उसके बाद देखिए च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ ञ आते हैं। ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ ण आते हैं। त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न। इस प्रकार से हमारे ये जो 5 वर्ग है, क च ट त प, उसके अंतर्गत हमारे जो व्यंजन वर्ण है, ये पूरा हमारे उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आसानी से आप अगर ये क च ट त प को याद रख लेंगे तो ये वर्ण भी आपको आसानी से याद रह जाएंगे। उसके बाद देखिए अंतस्थ। अंतस्थ में क्या क्या आते हैं? य र व। उसके बाद ऊष्म व्यंजन में आते हैं स और ह। ये तीनों जो स है वो उसके अंतर्गत में आते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि स्वर वर्ण के अंतर्गत क्या आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, और हमारे व्यंजन वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब देखिए बच्चों, मिश्र व्यंजन। तो मिश्र व्यंजन के अंतर्गत हमारे आते हैं, तो यहां पर देखिए श, उसके बाद देखिए त्र, देन देखिए ज्ञ। तो क्ष हमारा कैसे बनता है? क प्लस स से श बनता है। त्र कैसे बनता है? त और र, ये दोनों वर्ण मिलने से हमारा त्र बनता है। उसके बाद देखिए ज्ञ कैसे बनता है? ज और न्य, ये दोनों वर्ण मिलने से हमारा ज्ञ बनता है। तो ये दो वर्ण यानी संयुक्त होने से हमारे श, त्र, ज्ञ और स्र, ये चारों वर्ण यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद देखिए अयोगबाह। अयोगबाह के अंतर्गत हमारे 3 आते हैं, अनुस्वार, विसर्ग और चंद्रबिंदु। देखिए बच्चों, अयोगबाह के अंतर्गत क्या क्या आए? अनुस्वार आया, विसर्ग आया और चंद्रबिंदु। देन चंद्रबिंदु का प्रयोग केवल स्वरों के साथ ही करेंगे। आगे आप इसकी परिभाषा देखेंगे, जैसे कि अ आ इ उ ए। तो यहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग हम इनके साथ करेंगे, अ आ इ उ ए। इसका विस्तृत जानकारी आप आगे के क्लास में देखेंगे। तो सभी व्यंजन यहाँ पर क्या है? अलग रूप में साधारणतः आधा उच्चरित हो पाते हैं, और पूर्ण रूप से उच्चरित होने के लिए इनके साथ हम क्या मिलाते हैं? अ मिलाना इसके साथ पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, व्यंजन वर्ण है यहाँ पर क, उसके साथ हमने क्या मिलाया है? अ। तो यहाँ पर व्यंजन वर्ण हमारा क्या है? क, हलन के साथ है, और यहाँ पर स्वर वर्ण हमारा क्या है? अ। हम लोग आगे देख चुके हैं कि स्वर वर्ण के अंतर्गत हमारे कौन से वर्ण आते हैं और व्यंजन वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो क प्लस अ का हम जब मिलान करते हैं, यानी क का जब हम उच्चारण करते हैं, तो उस समय हमें क्या सुनाई देता है? स्वर वर्ण सुनाई देता है, स्वर वर्ण का अ सुनाई देता है। जब व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण मिलते हैं तो हमारे क्या उच्चारण करते हैं? व्यंजन वर्ण का क। तो इससे सीधा सा हमें पता चलता है
कि जब हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस समय हमें क्या सुनाई देता है? स्वर वर्ण सुनाई देता है। देखिए आप लोग भी घर में थोड़ा उच्चारण कीजिए। क का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें अस्वर ध्वनि सुनाई देती है। आगे देखिए बच्चों, अरबी, फारसी और तुर्की से जो आगत शब्द आए हैं वो कैसे हैं? देखिए क, ख, ग, ज, फ। यहाँ पर आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो वर्ण यहाँ पर जो व्यंजन वर्ण लिए गए हैं उनके नीचे क्या लिया गया है? एक एक बिंदी यहाँ पर दिया गया है, जिससे कि हम आसानी से उसे समझ सकें कि ये है हमारे आगत शब्द, यानी अरबी, फारसी और तुर्की से ये आए हैं। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? आगत शब्द बोल के आगत वर्ण कहेंगे इन पांचों को। क, ख, ग, ज, फ ये नुक्ता देकर हम लोग लिखते हैं, और इसको हम शब्द में भी जब प्रयोग करते हैं तो उसी प्रकार से ही उसको प्रयोग में लाते हैं। तो ये जो ध्वनियां है इसी प्रकार से। उसके बाद देखिए अंग्रेजी में जो आगत शब्द है वो क्या है? आप लोगों को यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, ऑफिस। जब हम ऑफिस लिखते हैं तो अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? देखिए अंग्रेजी में हम लोग ऐसे लिखते हैं ऑफिस। जब हम हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ पर एक ऐसे सिंबल देते हैं, ये जो हाफ सर्किल का जो सिंबल है वो देकर हम लोग ऑफिस का जो ये शब्द लिखते हैं। उसी प्रकार जब शब्दों में हम प्रयोग करते हैं तो ज के नीचे नुक्ता देकर भी आगत शब्दों का भी, आगत वर्णों का भी हम प्रयोग करते हैं शब्दों में। इसी प्रकार से उच्चारण हम लोग करते हैं। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमने जो वर्णों के बारे में जो आगे जो पढ़ा, इससे पहले जो कि स्वर के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं और व्यंजन के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अभी हम लोग इसका थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय ये जो मुख विवर का जो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, जब हम स्वर वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख विवर से हमारा हवा निकलती है, और जो हवा मुख विवर से निकलती है वो कहीं पर भी टकराते नहीं है और बिना किसी बाधा के वो बाहर निकलते हैं उन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप अ का उच्चारण करते हैं, तो आ का उच्चारण करते हैं, उस समय क्या होता है? मुख के अंदर से जब हवा बाहर आती है तो वो कहीं पर भी टकराती नहीं है और ना ही कहीं पर उसका अवरोध होता है। दूसरा वाला परिभाषा देखिए, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन ध्वनियां जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख विवर से जब हमारी हवा बाहर आती है तो वो क्या होता है? हवा कहीं पूर्ण रूप से या फिर कहीं आंशिक अवरोध होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर आप क का उच्चारण करेंगे तो अंत में हमें क्या सुनाई देगा? अ स्वर ध्वनि सुनाई देगा। तो क जब हम उच्चारण करते हैं, हवा थोड़ा बहुत हमारे अंदर क्या होता है? वो आंशिक रूप से बाधा प्राप्त होती है और बाहर निकलती है। तो उससे क्या होता है? हमें यह पता चलता है कि जब हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुख विवर से जब वो हवा निकलती है तो वो पूर्ण रूप से हो या फिर आंशिक रूप से वो बाधा प्राप्त होती है और वो हवा बाहर निकलती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। परंतु स्वर वर्ण में आप लोगों ने देखा क्या? जब हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं हवा कहीं पर भी बाधा प्राप्त नहीं होती है, पूर्ण रूप से वो बाहर निकलती है। और व्यंजन वर्ण में सिर्फ हवा कहीं पर पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से वो बाधा प्राप्त होती है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ स्वर ध्वनि लिया गया है जिसके मात्राओं के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, आ जो है उसकी मात्रा हम लोगों ने कैसे लिया है? का, यानी इस प्रकार से हम लोग मात्रा का प्रयोग करते हैं। उस प्रकार देखिए ई स्वर ध्वनि का हम लोग कैसे लेते हैं मात्रा? इस प्रकार से मात्रा का प्रयोग करते हैं। जब हम शब्द में लिखते हैं तो उस प्रकार से वहां पर ये मात्रा का हम प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से बड़ी ई का जब हम वर्णों में प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से
उसकी मात्रा का हम प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से कु यहाँ पर दिया है हमने, देन छोटी ऊ, बड़ी ऊ। उसके बाद देखिए रू का भी हम लोगों ने यहाँ पर प्रयोग किया है, देन एक ही मात्रा का। इस प्रकार से आप लोग मात्राओं का प्रयोग जब हम शब्द लिखते हैं उस समय हम उस मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से स्वर ध्वनि जो यहाँ पर है, आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटी ऊ है, बड़ी ऊ है, इन सभी का हम लोगों ने मात्रा रूप यहाँ पर प्रयोग किया है और उसको हम शब्द में भी उसी प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो अनुस्वार का प्रयोग आप कैसे करेंगे? सिर्फ एक बिंदी के तौर पर। विसर्ग का प्रयोग आप कैसे करेंगे? 2 बिंदी लेकर, यानी 2 डॉट्स लेकर। उसी प्रकार से आप चंद्र बिंदु का प्रयोग कैसे करेंगे? ये सारी चीजें यहाँ पर स्वर ध्वनि, उसका मात्रा रूप और उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 12 खड़ी बोल के हम इसको कहते हैं। जैसे कि का, की, कु, उसको हम किस प्रकार से मात्रा में हम प्रयोग में लाते हैं। अब देखिए बच्चों, तो हमने स्वर ध्वनि के बारे में आगे देखा। अभी देखेंगे र का हम लोग किस प्रकार से मात्रा के रूप में शब्दों में प्रयोग करेंगे। तो र के साथ लेखन में और मात्राओं का योग हम लोग कैसे करते हैं? तो यहाँ पर देखिए रू का प्रयोग हुआ है और एक रू। तो शब्द की आवश्यकता के अनुसार हम लोग र का प्रयोग करते हैं और रू जो मात्रा का जो है उसको हम शब्द की आवश्यकता के अनुसार और अर्थ की दृष्टि से हम उस वर्ण को उसमें हम प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद देखिए कुछ वर्णों के 2 रूप होते हैं, जैसे कि हमारे मानक रूप और एक है मानकेतर रूप। तो मानकेतर रूप है जो सबसे पहले जब वर्णों की सृष्टि हुई थी, यानी जब हमने लेखन जब से सीखा, अ आ ई जो हम लोगों ने जो सीखा उसको किस प्रकार से उस समय हम वर्ण लिखते थे और अभी हम लोग किस प्रकार से वर्ण लिखते हैं, उसके बारे में ये मानक रूप और मानकेतर रूप। मानकेतर रूप यानी पहले हम लोग कैसे लिखते थे। देखिए बच्चों आगे, मानकेतर रूप यानी उससे पहले हम लोग ऐसे लिखते थे। तो वर्ण हम लोग मानकेतर रूप में इस प्रकार से हम लोग लिखते थे। तो फिलहाल हम कैसे लिख रहे हैं और ये आसानी से हम याद रख सकते हैं और लिखने में भी हमें आसानी है। उसके बाद देखिए आ, ये जो रूप जो लिखा है मानक रूप का, जो हमने अभी जो हम लोग शब्दों में जो प्रयोग करते हैं, ये जो वर्णमाला, तो ये लिखने में भी आसानी है और याद रखने में भी आसानी है। परंतु पहले जो हम मानकेतर रूप का जो प्रयोग करते थे वो लिखने में थोड़ा असुविधा होता था। और क्या होता था, जब हम कंप्यूटर में उसका प्रयोग करते थे तो कहीं पर इसको हम प्रयोग में ला सकते थे और कहीं कहीं पर क्या होता था, उसमें असुविधाएं उत्पन्न हुई। उस वजह से हम लोगों ने क्या किया, मानक रूप फिर से हम लोगों ने निकाला, यानी इससे थोड़ा बेहतर रूप जिसे कि हम आसानी से याद रख सकते, आसानी से लिख सके और यंत्रों में भी उसका आसानी से प्रयोग कर सके। यंत्र यानी कंप्यूटर में हम लोग आसानी से इसके सहारे हम शब्द लिख सकेंगे और वाक्य भी लिख सकेंगे। तो इस प्रकार से हमारे कुछ वर्णों का यहाँ पर मानक रूप और मानकेतर रूप। मानकेतर रूप यानी पहले जिस प्रकार से हम लिखते थे और उसको शुद्ध करके अभी हम इस प्रकार से लिख रहे हैं। तो इससे बच्चों आपको आसानी से अभी आप ये मानक रूप याद रख सकते हैं और लिखने में भी आपको बड़ी सुविधा होगी। यहाँ पर देखिए अभी अर्ध व्यंजन वर्ण। तो अर्ध व्यंजन वर्ण का हम लोग किस प्रकार से शब्द में प्रयोग करेंगे, तो उसका सबसे पहला जो देखिए जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिया है, कुछ वर्णों का हुक हटाकर। हुक का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए क लिखा गया है तो क का हम लोग ऐसे आधा उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए फ,
फ का भी हम कुछ शब्दों में इस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से आप रक्त लिखते हैं, आप सख्त भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सिर्फ क का आधा हिस्सा ही आपने शब्द में प्रयोग में लाया। तो इस प्रकार की ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कुछ वर्ण जो है उसका हम हुक, यानी इसको हम हुक कहेंगे, उसको हटाकर हम लोग क्या करते हैं, शब्द में प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम अर्थ आसानी से समझ सके। दूसरा देखिए, कुछ वर्णों की खड़ी पाई हटाकर। तो खड़ी पाई का मतलब यहाँ पर क्या है, ऐसे आप लोगों ने ख लिखा तो यहाँ पर ऐसे सिर्फ लिखेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये जो था, ये जो लकीर जो यहाँ पर दिया गया था उसको हटाकर आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से जिन वर्णों का हम इस्तेमाल करते हैं, ग का भी हम कुछ शब्दों में ऐसे इस्तेमाल करते हैं, घ का भी कुछ शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से हम लोग कुछ वर्णों में क्या करते हैं, खड़ी पाई इसको हटाकर हम लिखते हैं, जिससे क्या होता है, शब्द का अर्थ हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है। उसके बाद देखिए, कुछ वर्णों के नीचे हल चिन्ह लगाकर। तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम हलंत चिन्ह के साथ करते हैं। यहाँ पर कुछ वर्णों का मैंने उदाहरण दिया है, इन वर्णों का हम लोग शब्दों में क्या करते हैं, हलंत चिन्ह लगाकर उसका प्रयोग करते हैं। देन र के कुछ विशेष रूप है, यहाँ पर देखिए क्र, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, चक्र लिखेंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर जो निशान जो दिया गया, जो लकीर जो दिया गया, उसको हम क्या कहेंगे, र का यहाँ पर विशेष रूप से हमने प्रयोग किया। उसी प्रकार से बच्चों और एक देखिए, राष्ट्र में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसको भी हम र का एक रूप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से र को हम लोग क्या करते हैं, मात्रा के रूप से हम शब्दों के अर्थ के आधार पर उसका प्रयोग में लाते हैं। तो आज बच्चों हम लोगों ने क्या क्या जाना, सबसे पहले हमने जाना स्वर वर्ण। उसमें क्या जाना, स्वर वर्ण के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, आ से लेकर हमारे अ तक के वर्ण आते हैं, और स्वर वर्ण की परिभाषा क्या है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद देखिए व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण में हमने क्या क्या सीखा, जो हमारे 5 वर्ग है, क च ट त प, उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद देखिए मानक रूप और मानकेतर रूप। मानकेतर रूप यानी जो सबसे पहले हम लोग जो इस्तेमाल में लाते थे, उसको हमने क्या किया, शुद्ध करके उन वर्णों को हमने फिर से यंत्रों में किस प्रकार से हम प्रयोग में ला सकते हैं और आसानी से किस प्रकार हम याद रख सकते हैं। इन दोनों दृष्टियों से हमने इन दोनों रूपों को लिया। एक है मानक रूप जो अभी हम इस्तेमाल करते हैं जिन वर्णों का, और मानकेतर रूप यानी जो पहले हम लोग जो वर्णों को लिखते थे। उसके बाद लास्ट में देखिए अर्ध व्यंजन। अर्ध व्यंजन के अंतर्गत हम लोग किस प्रकार शब्दों में कुछ व्यंजन वर्णों को हम लोग क्या करते हैं, आधा लेते हैं, जिससे क्या होता है अर्ध व्यंजन। यहाँ पर देखिए अर्ध व्यंजन में आप लोग कैसे लिखेंगे, तो अर्ध व्यंजन रूप में मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि किस प्रकार खड़ी पाई को हटाकर आप लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग वो ऐसे लिखते हैं, तो इसका क्या किए हैं, यहाँ पर खड़ी पाई हटाकर यहाँ पर लिखे हैं। तो इस प्रकार से अर्ध व्यंजन रूप आप लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, हम अर्थ को आसानी से समझ सकते हैं और हम इसको याद भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अर्ध व्यंजन रूप में कुछ शब्दों में हमने क्या किया है, कहीं पर हुक हटाया है, कहीं पर खड़ी पाई हटाए हैं, और कहीं पर री का भी हम लोग प्रयोग किए हैं और शब्दों में उसको हमने प्रयोग में लाया है। अभी देखिए आज जो हम लोगों ने जो पढ़ा उससे संबंधित कुछ सवाल यहाँ पर देखिए बच्चों। तो क वर्ग के अंतर्गत कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, तो हम लोगों ने ऊपर देखा
कि जो व्यंजन वर्ण है उसको हमने 5 वर्गों में विभक्त किया था वहां पर, क, च, ट, त, प। तो यहाँ पर जो सवाल है, जो पहला सवाल है कि क वर्ग के अंतर्गत कौन से व्यंजन आते हैं। तो देखिए बच्चों, क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ और हमारा ञ। तो इस प्रकार से देखिए। उसके बाद देखिए हिंदी की जो ध्वनियां हैं वो कितने प्रकार के हैं, आप लोगों को आता होगा। एक है स्वर और दूसरा है हमारा व्यंजन। देन तीसरा हमारा क्या है? मानक रूप के कुछ वर्ण लिखिए। तो मानक वर्ण में हमारे क्या क्या आते हैं? अ आएगा हमारा, आ आएगा। इस प्रकार से आप मानक वर्ण के कुछ भी, जितना रूप मैंने आप लोगों को दिखाया उसमें से आप 2 या 3 या 4 कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब उसके बाद देखिए आ मात्रा रूप के 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आप आ मात्रा देकर आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर शब्द भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप 12 खड़ी भी लिख सकते हैं। आपको जो आसानी रहेगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देन आगत शब्द मैंने आप लोगों को वहां पर दिखाया था कि किस प्रकार से क के नीचे आप बिंदी देकर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आगत शब्द ध्वनियों के 2 आप लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं और उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये जो यहाँ पर जो अंत में हम लोगों ने जो प्रश्न उत्तर जो किया, ये आप लोग थोड़ा अपने कॉपियों में लिख लीजिए। तो आज जो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर जो पढ़ा, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, किस प्रकार से हम उसका प्रयोग में लाएंगे, किस प्रकार शब्द में उसका प्रयोग करेंगे, उच्चारण के वक्त किस प्रकार हवा का अवरोध होता है, किस प्रकार हवा बाहर आती है, इन सारे शब्दों के बारे में, वर्णों के बारे में किस प्रकार से हम लिखेंगे, पहले किस प्रकार से हम लोग मानकेतर रूप में लिखते थे और अभी किस प्रकार से उसको बदल कर हम लोग लिख रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर में और अन्य जगहों में भी जब हम लोग लिखते हैं तो किस प्रकार आसानी से हम लोग उसे लिख सकते हैं, इन सारी सुविधाओं को ध्यान में रखकर हम लोगों ने यह वर्णमाला बनाया है। और उसके अंतर्गत जो हम लोगों ने आज पढ़ा, आशा करती हूँ कि आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। इतना ही आज की जो ध्वनि और वर्णमाला के बारे में जो मैंने पढ़ाया है उसको आपने बड़े आनंद पूर्वक यहाँ पर सुना, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ।